नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टडी सफलता के इस एपिसोड पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं कि इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बना लेता है और अपने इसी षड्यंत्र के तहत वो भरपूर प्रयास करता है कि वो अपने काम का अंजाम दे दे और बिल्कुल पकड़ा भी न जाए। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि वो जैसा कर्म करता है इंसान, उसके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिल जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से ना सिर्फ एक महिला जो है इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, बल्कि इसका जब असलियत लोगों को पता चलता है तो वाकई में इसको सुनने के जो बाद जो किसी को अपने कानों पे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी सफलता। आज की जो सच्ची घटना का जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं, दरअसल यह घटना है भारत के राजधानी दिल्ली का। पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है कल्याणपुरी। ऐसी कल्याणपुर का रहने वाला कल्याणपुरी का दिनेश कुमार, और दिनेश कुमार की पत्नी का नाम विमला देवी। दिनेश कुमार का टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी का नाम नीतू होता है, नीतू जिसका उम्र होता है करीब 26 वर्ष, जो शादीशुदा है। निशु के पति का नाम ओम प्रकाश होता है। ओम प्रकाश जिसका उम्र है 30 वर्ष, जो गाजियाबाद के छपरौला के इलाके में रहता है। बात मैं आपसे कर रहा हूं 21 जून 2014 के करीब 2 बजे के आसपास की। ओम प्रकाश अपनी पत्नी नीतू के नंबर पे जब कॉल करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। इसलिए ओम प्रकाश अपने छोटे साले के नंबर के ऊपर कॉल करता है। उससे कहता है कि मेरी बात नीतू से करवा दो। इस पे संजय अपने जीजा को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी मम्मी के नंबर पे कॉल करता हूँ, उससे कहता हूँ कि दीदी से वो बात करा दे। इसलिए संजय अपने मम्मी के नंबर पे कॉल करता है और अपने मम्मी से कहता है कि दरअसल दीदी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, उसे बोलो कि वो जीजा से बात कर ले। इस पे संजय की माँ उसे जवाब देती है कि दरअसल 11 बजे के आसपास नीतू घर से निकली है, लेकिन वो जब घर से निकल रही थी तो वो कह रही थी कि वो अपने पति के पास जा रही, क्योंकि दोनों ही आज फिल्म देखने जाने वाले थे। इस पे संजय अपनी माँ को जवाब देता है कि दरअसल दीदी जीजा के पास पहुंची ही नहीं, गई ही नहीं। इसीलिए अब संजय की माँ भी काफी घबरा जाती है। संजय की माँ जब अपनी बेटी के नंबर पे कॉल करती है तो इस वक्त भी नीतू का नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। इसीलिए विमला देवी अपने पति राकेश के नंबर पे कॉल करती है और राकेश को घर पे बुलाती है। अब राकेश नीतू के जितने भी जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबर पे कॉल करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी नीति का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। देखते ही देखते जब शाम का समय हो जाता है, इधर ओम प्रकाश अपने ससुराल में पहुंचता है। लेकिन ओम प्रकाश जब अपने ससुराल में आ जाता है, नीतू के नंबर बारे में जब कुछ भी पता नहीं चल पाता है, तो राकेश अपने दामाद को अपने साथ लेकर के कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस भी नीतू के हर जगहों पे तलाश करती है। लेकिन पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन देखते ही देखते करीब 2 दिन का और वक्त बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतू का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। पुलिस जब नीतू के बारे में उसकी माँ से पूछताछ करती है तो उसकी माँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब 21 तारीख को 11 बजे के आसपास जब वो घर से निकली थी तो मुझे सिर्फ इतना ही कही थी कि वो अपने पति के पास जा रही है। जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, इस पे पुलिस उसके माँ से पूछताछ फिर करती है कि नीतू जब घर से निकली थी तो क्या वो कही थी कि वो किस माध्यम से अपने पति के पास जा रही है। इस पे विमला देवी पुलिस वालों को कहती है कि साहब वो जरूर मेट्रो से गई होगी। इसलिए पुलिस अब कल्याणपुरी के नजदीकी मयूर ब्यार मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और 21 तारीख के करीब 11 बजे के आसपास में उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को निकलवाती है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पुलिस तो पता चलता है कि 11:15 बजे के आसपास गेट नंबर 1 से नीतू मेट्रो के अंदर जाते हुए दिखती है, जिससे उससे ये तो पता चल जाता है कि नीतू मेट्रो के द्वारा ही अपने पति के पास जा रही थी। लेकिन ओम प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं नोएडा के सेक्टर 18 के पास अपने पत्नी का 1 घंटे तक इंतजार कर लेने की नीतू वहां पहुंची ही नहीं। पुलिस अब नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है और वहां से भी जाकर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। वहां की जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि 11:30 बजे के आसपास नीतू जो है मेट्रो से बाहर आते हुए दिखाई देती है।
लेकिन नीतू जब मेट्रो से बाहर आते हुए दिखाई देती है तो उसके साथ में उसका पति ओम प्रकाश भी था। ओम प्रकाश अपने पत्नी के हाथ पकड़ के मेट्रो से बाहर निकल रहा था। पुलिस जैसे इस तरह की सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे नीतू के पति ओम प्रकाश को अपने गिरफ्तार करके कस्टडी में लेकर गया और फिर ओम प्रकाश से नीतू के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। तब ओम प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, नीतू से उस दिन मेरा मुलाकात तो हुआ था, हम दोनों फिल्म देखने जाने वाले भी थे, लेकिन नीतू कह रही थी कि उसे जल्दी से घर वापस जाना है, इसलिए हम आटा मार्केट में गए, वहां जाकर के कुछ खाए और वहां से जाकर के नीतू को अपने ही गाड़ी में बिठा करके मयूर विहार में फेजवन के अंदर जाकर के उतार दिया। उसके बाद से मैं अपने ऑफिस चला गया। अगर आपको इस बात पे यकीन है तो ऑफिस में चल करके आप ये बात पता कर सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इस पे पुलिस अब ओम प्रकाश से ये पूछताछ करती है कि तुमने पहले क्यों झूठ बोला था, क्यों मेरी नीतू से मुलाकात ही नहीं हुई। पुलिस जब इस तरह के सवाल ओम प्रकाश से करती है, इस पर ओम प्रकाश पुलिस वालों को कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए पुलिस अब ओम प्रकाश से सख्ती से पेश आना शुरू करता है। पुलिस जैसे अपना शक्ति दिखाना शुरू करता है, आखिरकार ओम प्रकाश जो है अपनी सच्चाई को कबूल करता है। ओम प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब 21 तारीख को ही नीतू की हत्या कर दी गई। लेकिन ओम प्रकाश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद जो है खुद नीतू के भी माता पिता को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से करीब 1 साल के आसपास पहले की, जो नीतू अपने ही एरिया से 12वीं तक की पढ़ाई करती है, लेकिन जैसे जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके बाद राकेश जो उसका पिता होता है अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करता है और राकेश की तलाश भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और उसको एक लड़का जो मिलता है वो ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के पिताजी का नाम है वीरपाल। वैसे तो वीरपाल जो है गौतम बुद्ध नगर के कलनौल का रहने वाला है, लेकिन ओम प्रकाश जो है गाजियाबाद के छपरौला में अपना भाई और भाभी के साथ एक फ्लैट के अंदर रहता है। ओम प्रकाश जो MBA तक का पढ़ाई कर चुका है और नोएडा के परी चौक में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता है। जैसे ही दिनेश को ओम प्रकाश पसंद आया जाता है, 13 नवंबर 2013 को अपनी बेटी की शादी ओम प्रकाश से करवाता है। इधर नीतू अपने पति से शादी करके गाजियाबाद के छपरौला के अंदर जाकर के रहने लगती है, लेकिन जिस फ्लैट के अंदर वो रहती है उसी फ्लैट में ओम प्रकाश के भाई और भाभी भी रहती है। जब अपने पति के साथ वो रहने लगती है, नीतू को उस फ्लैट में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता। इसीलिए नीतू ओम प्रकाश से ये कहती है कि हम कहीं और एक किराए का कमरा ले लेते हैं और अलग ही रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश अपनी पत्नी की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होता है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होना शुरू हो गया। इधर ओम प्रकाश जिस कंपनी में नौकरी करता था उसी कंपनी के नीचे फ्लोर पे ICICI बैंक है। दरअसल उसी बैंक में काम करने वाली लड़की जो है जिसका नाम होता है प्रिया, ओम प्रकाश उस बैंक में जब भी किसी काम से जाया करता था अक्सर प्रिया से बातचीत करता था और बातचीत करते करते ओम प्रकाश की प्रिया से दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, ओम प्रकाश अक्सर जो है प्रिया के नंबर पे कॉल करती है और उससे बातचीत करते रहता है। जैसे ही वो अपने घर पे होता है तो प्रिया के नंबर पे अपनी पत्नी के सामने भी कॉल करता है, जिसको देख करके नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नीतू अपने पति को बार बार मना करती है, इसके बावजूद भी ओम प्रकाश जो है प्रिया से बातचीत करना बंद ही नहीं करता। प्रिया और ओम प्रकाश के बीच में कैसी दोस्ती थी ये तो वही दोनों को पता है, लेकिन नीतू जो है इस दोस्ती को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। दरअसल नीतू जब बार बार ओम प्रकाश को मना करती है, इसके बावजूद भी जब ओम प्रकाश नहीं मानता, नीतू के अंदर जो है अपने पति के खिलाफ शक पैदा हो जाता है। इस शक की बीमारी केवल नीतू के अंदर ही नहीं होता बल्कि ओम प्रकाश के अंदर भी होता है, क्योंकि ओम प्रकाश जब भी अपने ऑफिस के अंदर होता है अपनी पत्नी के नंबर पर जब भी कॉल करता है तो अक्सर नीतू का नंबर जो है व्यस्त ही बताता है। इस बारे में जब ओम प्रकाश घर पे आता है अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो नीतू अपने पति को बिल्कुल जवाब देती है कि दरअसल मैं अपने माँ से बातचीत कर रही थी। लेकिन इसी चीज को लेकर के जो है ओम प्रकाश के अंदर भी शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का किसके साथ में अफेयर चल रहा है। दरअसल पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के ऊपर में शक पैदा हो जाता है और दोनों के बीच में जब ये शक होता है पैदा, दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोनों के बीच में झगड़े तो होने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न तो ओम प्रकाश और न ही नीतू
अपने आदतों में कोई भी सुधार करता, कोई भी बदलाव लाता, जिसके कारण नीतू कई बार अपने पति से झगड़े करके मायके चली जाती थी। अर्जुन को भी इसी शक के आधार पर झगड़ा करती है पति से, और झगड़ा करने के बाद जो है अपने मायके चली जाती है। इधर नीतू जब अपने मायके में जाती है, ओम प्रकाश काफी परेशान हो जाता है, अपने पत्नी के नंबर पे बार बार कॉल करता है, उसे वापस बुलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन नीतू अपने पति से इस कदर से गुस्सा हो गई थी कि अपने पति की बात ही नहीं सुन रही थी, जिसको लेकर के अब ओम प्रकाश जो है अपने पिछले जिंदगी के बारे में सोचता है। ओम प्रकाश को लगता है कि शादी से पहले उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दरअसल उसने नीतू से शादी करके कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती किया है। ओम प्रकाश को लगता है कि अब उसकी पत्नी को रहते हुए उसके जीवन में कभी खुशहाल ही नहीं हो सकता है। इसीलिए अब ओम प्रकाश अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए अपने पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है, और फिर जाकर के अपने पत्नी को दुनिया से हटाने के लिए ओम प्रकाश एक नया षड्यंत्र बनाता है, और इसी षड्यंत्र के तहत ही अपने पत्नी के नंबर पे कॉल करता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है। बार बार जब फोन करता है, मीठी मीठी बातें किया करता है, तो उसके अंदर आए बदलाव को देख करके नीतू के मन में भी काफी सुकून होता है। और इसी प्लान के तहत 21 जून 2014 को ओम प्रकाश अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि दरअसल मैं चाहता हूं कि आज हम कहीं चल करके सिनेमा देखते हैं। जब सिनेमा देखने की बात करता है तो ये सुन करके नीतू बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के साथ सिनेमा देखने जाने के लिए तैयार हो जाती है। करीब 11 बजे के आसपास जब अपने घर से वो निकलती है, तो अपने घर से निकल करके सीधे मयूर बाजार मेट्रो स्टेशन होता है, वहां पहुंचते, वहां से मेट्रो पकड़ करके नोएडा सेक्टर 18 पे उतरती है, जहां पे ओम प्रकाश पहले से ही मौजूद था, अपने गाड़ी लेकर के पत्नी का इंतजार कर रहा था। जैसे 11:30 बजे के आसपास नोएडा सेक्टर 18 में मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है वो, इधर ओम प्रकाश अपने पत्नी को लेकर के गाड़ी में आकर के बैठ जाता है और वहां से ले जाकर के गाड़ी को रवाना करता है। और दरअसल ओम प्रकाश अपने प्लान के तहत पहले से ही अपने गाड़ी में जो है एक बहुत बड़ा बैग जो है, ट्रॉली बैग, उसको खरीद के रखा था। उस बैग के बारे में जब नीतू पूछताछ करती है पति से, तो ओम प्रकाश अपने पति को जवाब देता है कि दरअसल मेरे दोस्त ने एक बैग मांगा था, उसी के लिए मैंने ये बैग खरीद लिया है। लेकिन ओम प्रकाश अपने षड्यंत्र के तहत ही पहले से ही वो बैग सिर्फ इसलिए खरीदा था कि ताकि अपने पत्नी का जो डेड बॉडी उसी बैग में रख करके ठिकाने लगा दे। वहां से गाड़ी लेकर के जब वो रवाना होता है तो लेकर के सुनसान जगहों पे जाता है। इस बारे में भी विरोध करती है, जो नीतू पूछताछ करती है, तो हम तो फिल्म देखने जाने वाले थे, तुम इस गाड़ी को लेकर के इधर क्यों जा रहे हो। इस पे ओम प्रकाश अपने पत्नी को कहता है कि दरअसल ऑफिस में मेरा कुछ काम आ गया है, चलो पहले ऑफिस चलते हैं, उस काम को निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद से फिर हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे। लेकिन ओम प्रकाश जैसे इस तरह की बातें नीतू से कहता है, नीतू इसी बात को लेकर के फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू करती है। तब तक ओम प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर के जो है एक खट्टा गांव होता है वहां पहुंच चुका था। दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होता है, एक सुनसान इलाके में ओम प्रकाश अपनी गाड़ी को रोकता है और गाड़ी के अंदर ही अपने दोनों हाथों से नीतू के गला दबा देता है, जिसके कारण नीतू की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से ओम प्रकाश जो है नीतू के लाश को जो है उसी सूटकेस में डालता है, पैक करता है और उसके ट्रॉली बैग को अपने गाड़ी में लोड करके मयूर बाजार फेज 1 के अंदर आता है। वहां से गाड़ी को घुमाने के बाद लेकर के सीधा यमुना खादर के जंगल में पहुंचता है और वहां जाकर के उस बैग को फेंक देता है और वहां से सीधे अपने घर वापस चला जाता है। दरअसल ओम प्रकाश अपनी पत्नी की लाश को यमुना खादर जंगल में इसलिए भी फेंक देता है क्योंकि अगर उसकी डेड बॉडी पुलिस को भी मिल भी जाए तो भी पुलिस उस पर शक नहीं करेगा। वाकई में ओम प्रकाश जो पूरी कहानी को पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस सबसे पहले ओम प्रकाश को उसके बताए हुए जगह पे पहुंचता है। अब उस जंगल में जाकर के पुलिस जब पूरी तलाश करती है, छानबीन करती है, तो आखिरकार पुलिस को एक सूटकेस मिल ही जाता है। जब उस बैग को खोलते हैं पुलिस, तो आखिर उस बैग के अंदर से नीतू की लाश बाहर होती है, निकलती है। नीतू की लाश जैसे ही उसके पिताजी राकेश को देखते हैं और उसके बाद वो चीख चीख करके रोने लगते हैं। राकेश कुमार को रोते हुए देख करके पुलिस भी यह समझ जाती है कि डेड बॉडी जो है नीतू का ही है। पुलिस उसी समय ही नीतू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद नीतू की हत्या के ही जुर्म में पुलिस ओम प्रकाश को अपने कस्टडी में लेती है और फिलहाल पुलिस ने उन पे मुकदमा दर्ज करके अपने कस्टडी में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था। वैसे इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
जय हिंद।